नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर श्रद्धा सक्सेना जी, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर और लेखिका, जिन्होंने पिछले 37 सालों से हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर के रूप में आपने रिसर्च राइटिंग और एकेडमिक्स के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर श्रद्धा जी, पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। चलिए, आज की बातचीत शुरू करते हैं। श्रद्धा जी, आज लोग आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेसर, रिसर्चर और राइटर के रूप में जानते हैं। हर एक की सक्सेस की कोई ना कोई कहानी होती है। आपके सक्सेस के पीछे एक स्टूडेंट से लेकर के इस मुकाम तक पहुंचने का जो भी आपका सफर रहा, उसकी क्या स्टोरी है? और इस स्टोरी के ऐसे कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने आपको आज की डॉक्टर श्रद्धा सक्सेना बनाया है? देखिए, कहानी तो जीवन भर अपनी चलती रहती है, बनती रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में आने की मेरी जब से मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब से मेरी इच्छा थी। मुझे अपनी कुछ टीचर्स बहुत पसंद थी, तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी इनके जैसे बनूँ, इनके जैसे चलना, इनके जैसे बनना। तो एक इच्छा तब से जागृत हो गई थी कि मुझे भी कॉलेज में पढ़ाना है। तो उसके बाद कुछ ईश्वर की कृपा रही, कुछ मेरे गुरु की कृपा रही, मेरे माता-पिता की प्रेरणा रही कि नहीं तुम्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और ईश्वर की कृपा से ही कहें तो जब एमए किया तो यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल मिला। तो फिर तो और ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई कि नहीं भाई, जब ईश्वर ने प्रतिभा दी है तो उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। तो ये एक एम बन गया कि मुझे एजुकेशन लाइन में आना है। उसके बाद पीएचडी किया, पीएससी दिया और इस लाइन में आए और बस चल पड़ा। शादी जब मैं पीएचडी कर रही थी उस समय, जब मेरी शादी हुई समय आधा काम था मेरा। शादी के बाद इतना अच्छा परिवार मिला, जो माता पिता थे मेरे उनका बहुत प्रोत्साहन मिला, पति का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। पति के सहयोग के बिना लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आप जब फैमिली में हो तो चाहे शादी के पहले हो तो भी परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, और शादी के बाद है तो भी परिवार का सहयोग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे डॉक्टरेट जब अवार्ड हुई तो मुझे लगता है मुझसे अधिक खुश मेरे इन लॉज थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि अपन आगे बढ़ रहे हैं अगर, तो उसके पीछे बड़ों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, ये और साथी अच्छा मिले तो फिर उनको बहुत प्राउड फील होता था कि हम अच्छा लिखते हैं या अच्छा कुछ करते हैं। तो एक ये भी था कि हाँ भाई, सबकी खुशी के लिए भी करना है, और दूसरा जो कुछ भी हमको पता है, जो कुछ भी हमने सीखा है, उसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूर मिलना चाहिए। तो बस इस तरह से कॉलेज जब अपने जॉब में आए तब कलीग्स बहुत अच्छे मिले, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर थे वो भी बहुत अच्छे मिले, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सिखाया। तो बस ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे खराब लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोगों से जितना सीखते हैं उससे अधिक खराब लोगों से सीखने को मिला। अपन को पता है कि ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी तो हम भी अपने जीवन में ध्यान रखें कि ऐसी बात हमको कभी नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाले की छवि हमारे मन में अच्छी नहीं बनी। तो जब बुरे लोगों के संग काम करते हैं ना, पर यूँ बुरा कोई नहीं होता, लेकिन काम करने का तरीका, लोगों का व्यवहार, थोड़ा सा ईर्ष्या विर्ष्या सभी कुछ होता है जब साथ में। तो ऐसे लोगों से बहुत सीखने को मिलता है अपन को कि नहीं, ऐसा हमें नहीं बनना है। तो बस धीरे 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 करके बढ़ चली आगे गाड़ी। बच्चे हुए, उनका भी सहयोग मिला। बहुत सुंदर बात कही आपने। और मतलब ना यूजुअली क्या होता है कि हम अपने इंडियन कल्चर में ये देखते हैं, पता नहीं मतलब इंडियन कल्चर में ही है या वर्ल्ड वाइड ये बात सही है, कि जैसे जब हम पत्नी आगे बढ़ती है ना, तो जनरली पतियों को ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है।
जनरली उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये मतलब मुझसे आगे बढ़ जाएगी तो ये कहीं घर में अपना दबदबा स्थापित करके मुझे दबाने की कोशिश ना करे। तो ऐसा बहुत मतलब बहुत बहुत शायद आप लकी होते होंगे कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो कि मतलब आपकी खुशी को उतना ही बिल्कुल, सेलिब्रेट करे बिल्कुल। जितनी कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इस मामले में बहुत बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और उनको ऐसा लगता था जैसे मुझे 3 दिन में अगर आर्टिकल कंप्लीट करके भेजना है, किसी ने मांगा है अपनी मैगजीन के लिए क्या है, तो अगर मैं टीवी देख रही हूँ या कुछ और काम करने लग गई, जाओ पहले अपना आर्टिकल पूरा करो। हाँ, तो एक इतनी प्रेरणा, इतना वो कि नहीं, उनको ऐसा लगता था कि नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता था, कई कामों के लिए फोन आते थे, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, और मैं मना कर देती थी, किसी कार्यक्रम में कहीं मुख्य अतिथि बन के जाना है क्या है, तो मेरे को ये लगता है तनवी कॉलेज में तो रहते ही हैं, उसके अलावा वाला टाइम मुझे घर में रहना चाहिए। तो ये हमेशा कहते थे लोग सिफारिशें लगवाते हैं, इधर उधर से कहलवाते हैं, और तुमको लोग अपने आप बुलाते हैं, तुम मना करती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम हाँ। जाओ उससे। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मुझे लगता है कि हर सफर सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, उसका नजरिया और उसकी सोच भी बदल देता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने लगभग 37 सालों तक हजारों स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को पढ़ाया है और उन्हें गाइड किया है। इतने सालों में आपने महिलाओं की सोच, उनके कॉन्फिडेंस और उनके सपनों में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है? हम्म, हाँ, बहुत लंबा समय हो गया। अगर शुरू से अपन देखें तो मेरे अंडर में पहली पीएचडी अवार्ड हुई 2007 में, है ना। 2001 में मैं एज ए गाइड रजिस्टर्ड हुई, और 2007 में वो बैच जो था उसमें 3-4 पीएचडी अवार्ड हुई। वो सब बच्चियां आज तक जुड़ी हुई हैं, आज तक, क्योंकि उनको कुछ ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी सकारात्मकता है, तो हम मैम के पास बैठते थे, मैम हमारी अपने पर्सनल जो समस्याएं हैं उनको भी में करती थी। तो बच्चों का एक तरह से कृतज्ञता भरा व्यवहार कहें अपन, या उनके मन में जो सम्मान है वो है, तो वो समय। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ समय से देख रही हूँ, लगभग 10 साल पहले, अब आज जो बच्चियां कॉलेज पढ़ने आती हैं, तब एमए की बच्चियां आती थी पढ़ने, तो उनका एक मर्यादित व्यवहार होता था। तब उनकी पढ़ने में अधिक रुचि होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हम एमए करने आए हैं तो हमको क्लास भी अटेंड करनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहिए, अपनी भाषा की कमियां दूर करनी चाहिए। तो वो एक एम लेकर पढ़ती थी बच्चियां। धीरे 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 करके उनमें परिवर्तन आया है। जो आपका प्रश्न है कि क्या परिवर्तन आया, जब की बात मैं कर रही हूँ, तब बाजार में बने बनाए नोट्स नहीं मिलते थे। आज बाजार में बने बनाए नोट्स मिलते हैं। बच्चों को लगता है क्लास में जाके क्या करेंगे, सीरीज खरीदेंगे, पढ़ लेंगे और पासिंग मार्क्स आएंगे। तो ये बच्चों का एक नजरिया पढ़ाई से, स्वाध्याय से जो वो दूर हुए हैं, उसका दुष्परिणाम सामने है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है अब वो पढ़ाई से हट गया। अब उनके लिए कॉलेज जो है वो एक टाइम पास की चीज हो गई, दोस्तों से मिलने का अड्डा हो गया। बिल्कुल। आचरण अमर्यादित हो गया, वेशभूषा अमर्यादित हुई, पढ़ने से रुचि हटी, तो सीधी सी बात है दिमाग में कुछ ऐसा ही चलेगा जो नहीं चलना चाहिए इस उम्र में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सभी लड़कियां ऐसी हैं। आज भी 70% लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छी हैं, पढ़ना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, क्योंकि बच्चियां जॉब ओरिएंटेटेड हुई हैं। पहले एमए करने का उद्देश्य जॉब में आना नहीं था। दूसरा, हमारा जो विषय है वो इतना रोजगार दिला रहा है कि हर एक बच्चे को लगता है कि हम हिंदी में एमए कर लें तो हमारे पास रोजगार का एक बहुत व्यापक सा क्षेत्र है। तो जैसे जैसे बच्चियों को ये पता लगा है कि हिंदी पढ़कर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वैसे वैसे हिंदी में छात्राओं की संख्या बढ़ी है। मैं 88 की बात बता रही हूँ आपको, जब मैं एमएलबी कॉलेज में आई थी ट्रांसफर होकर, तब वहाँ एमए के नाम पर 2 बच्चे थे।
उसके बाद धीरे धीरे करके फिर 7 बच्चों का बैच आया, फिर और बढ़े तो 15 बच्चे हुए, 16 बच्चे हुए। आज स्थिति ये है कि 40 सीट सीएमए की, उनको बढ़ाना पड़ा, 60 सीट हो गई हैं और 60 सीट जो है वो फुल हो चुकी हैं आज से 15 दिन पहले। मतलब आज की जनरेशन में ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, आजकल काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पढ़ने का उद्देश्य उनका ये नहीं होता था कि हमें नौकरी करनी है इसलिए पढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी आती थी। क्योंकि हिंदी विषय में जो बच्चियां आती थी वो ये सोच के नहीं आती थी कि हिंदी पढ़ के हमको जॉब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब रोजगार की संभावनाएं बढ़ी तब लोगों को लगा कि नहीं, हमको जो है आसानी से जॉब मिल सकता है, आसानी से हम, तो उसके बहुत सारे आयाम है, वो एक अलग प्रश्न हो जाएगा। तो बच्चियों में थोड़ा परिवर्तन तो आया है, जो कॉलेजेस का वातावरण है, एक आध चीज को दोष नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काम करती हैं, लेकिन फिर भी 70% लड़कियां आज भी ऐसी हैं जो पहले से अगर तुलना करें तो, लेकिन 30% लड़कियों को अगर हम देखें तो वो लड़कों से कहीं अधिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं। कॉलेजेस का जो वातावरण खराब हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ठीक है, चलेगा, समय है, बीतता है, चलता है, उसमें भी आएगा परिवर्तन। इसी से अब पढ़ाई लिखाई की बात चल रही तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, आपके हिसाब से हिंदी लिटरेचर ने महिला सशक्तिकरण में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और क्या आज भी लिटरेचर सोसाइटी की सोच बदलने की उतनी ही ताकत रखता है जितनी कि पहले रखता था? बिल्कुल 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 रखता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा अधिक प्रासंगिकता है आज लिटरेचर की। क्योंकि साहित्य जो होता है वो मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है ना, जिसका अपन बहुत अभाव देख रहे हैं इस समय, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, है ना। मानवीय मूल्य अपन उन्हीं तत्वों को कहते हैं जिनसे हमारा जीवन समाज के लिए मूल्यवान बन जाता है, वो होते हैं मानवीय मूल्य, है ना। तो आज इन सब की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। आज जिस तरह से समाज में अनैतिकता या कहीं परिवारों का भी वातावरण बहुत बदला है, सब कुछ है, तो साहित्य से हम दूर हो गए, इसीलिए बहुत सारी समस्याओं ने जन्म लिया है हमारे जीवन में। साहित्य का इतना, देखिए साहित्य पढ़ के आप जो बच्चे आजकल अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं सब, क्योंकि वो साहित्य नहीं पढ़ते। साहित्य हमारे मानसिक ग्रंथियां खोलता है। हम अगर अकेले हैं तो पुस्तक आपकी ऐसी साथी है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाता है। बहुत सारी समस्याएं जो हमारे आसपास हैं, उन समस्याओं का, जैसे मान लीजिए एक उपन्यास आपने पढ़ा, राजेंद्र यादव का एक उपन्यास सारा आकाश, कोर्स में पढ़ाते थे बच्चों को। उसका जो नायक है समर, उसकी एक समस्या है कि उसके माता पिता जो है वो उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं, जबकि वो ये चाहता है कि मैं जब रोजगार प्राप्त कर लूं तब मेरी शादी हो, लेकिन घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करते हैं। फिर क्या समस्याएं आती हैं उसके जीवन में और कैसे वो उनको दूर करता है। तो ये समस्या एक अकेले समर की नहीं है, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परिवार के दबाव में जल्दी शादी करनी पड़ती है। तो जो समाधान समर को मिला, वही समाधान इतने सारे बच्चों को भी मिल सकता है। तो साहित्य हमारे जीवन में बहुत सारी हमारी सोच को परिष्कृत करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, केवल महिलाओं की अगर अपन बात करें तो हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं, जब हम साहित्य पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है कि हमारे वैदिक युग से लेकर आज तक कितनी महिलाएं ऐसी थी, वेदों की रचना करती थी, ऋचाओं की रचना करती थी, है ना, गुरुकुल चलाती थी, युद्धों में प्रवीण होती थी, राजनीति में जो है प्रवीण होती थी, शास्त्रार्थ करती थी, जो शास्त्रार्थ होते थे उनका जजमेंट करती थी। तो उनकी विद्वत्ता, उनकी, तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं कोई निशक्त थी या अबला थी या क्या। एक समय में हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक, क्योंकि उनके जो गुण थे वो एक तरह से कहना चाहिए सर्वगुण संपन्न हुआ करती थी, अपना भी, परिवार का भी, पति का भी, इन-लॉज का भी, है ना, अपने पड़ोसी धर्म भी निभा लेती थी, सब काम करती थी। इसके अलावा समाज के प्रति जो उनके दायित्व होते हैं वो उनको भी निभाती थी। तो जैसे हम
बहुत सारी ऐसी आप रामचरितमानस को ये लीजिए, है ना, उसमें कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो, आप गोदान पढ़िए, गोदान की जो नायिका है धनिया, उससे अधिक महिला सशक्तिकरण का तो कोई दूसरा उदाहरण आपको मिल ही नहीं सकता। गांव की है, किसान की पत्नी है, लेकिन उसके अंदर अन्याय से जूझ जाने का इतना साहस है कि वो किसी का भी अन्याय सहन नहीं करती। उसका पति जो है वो जाता है जमींदार के पास, कि वो कहता है कि भाई जिसके पैरों के नीचे हमारी गर्दन दबी है उनको सहलाने में ही हमारा वो है, ये उसका पति जब कहता है, तब देखिए धनिया, उसका नाम धनिया है, कैसे बिफर जाती है, कहती है कि क्यों ऐसा, हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसी के उस पर तो नहीं पलते। तो पूरे उपन्यास में महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा और उदाहरण आपको साहित्य में। तो जब हम इस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए, है ना, माया वर्मा की आपको मैं 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। उठो देश की सबल नारियों, खुद अपना उद्धार करो, नित्य नई गति और प्रगति से नवयुग का श्रृंगार करो। तो ये महिलाओं को बल देने के लिए, है ना, जागो शक्ति स्वरूपा बहनों, तुम्हें ना अपना भान है ना, क्या है पंक्ति ठीक से मुझे याद नहीं आ रही इस समय, जागो शक्ति स्वरूपा बहनों, तुम्हें ना अपना भान है, उसमें बहुत सारी, गायत्री बन तुम ही विश्व की चेतना को नियंत्रित कर रही हो, सावित्री बन तुम ही यमराज से जूझ जाती हो, अपने पति के प्राण वापस ले आती हो, इस तरह के बहुत सारे उसमें करके बहुत अच्छी कविता है। तो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तब हमको ये प्रेरणा मिलती है। जहाँ निराशा है, जहाँ कुंठा है, जहाँ ऐसा लगता है कि हम शक्तिहीन हो गए, है ना, वहां जब हम साहित्य पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कहानी उपन्यास पढ़ते हैं, निबंध अच्छे पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, साहित्य हमारे अंदर चेतना जागृत करता है, हमारी जो सोई हुई चेतना है, सोई हुई हमारी अंदर की क्षमताएं हैं, उनको जागृत करने का काम वो करता है ना। कहती है शक्ति है अपनी अपरिमित, फिर थकन की बात क्या है, सूर्य के हमसुत हमारे सामने है रात क्या है। तो ये जो प्रेरणा है साहित्य से आती है ना। जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि क्या आज भी जरूरत है साहित्य की, आज पहले से ज्यादा अधिक जरूरत है। हमारी बड़े जितने भी ऐसे साहित्य ग्रंथ हैं जिन्हें हम लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो धर्म ग्रंथ केवल इसीलिए हैं क्योंकि वो हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो धर्म ग्रंथ इसलिए है कि वो हमको अपना दायित्व बोध कराते हैं। तो धर्म का सीधा अर्थ कर्तव्य परायणता से जुड़ता है ना। माता पिता का अपने बच्चों के लिए कोई धर्म है, गुरु का अपने शिष्यों के लिए कोई धर्म है, हमारा समाज के लिए कोई धर्म है, पड़ोसी धर्म, ये सब, ये सारे शब्द। तो जितने भी ऐसे हमको दिखाई देते हैं कि अगर हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर इतनी नवीन चेतना जागृत होती है, इतनी नई बातें हमको समझ में आती हैं, है ना। हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं और तो क्या आते हैं कि बहुत सारे, तो मतलब जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप बाजार में चले जाइए, आज एक टाइपिस्ट है, एक पेज टाइप करने के 30 रुपए ले लेता है। आप हिंदी पढ़ के अगर हिंदी की टाइपिंग सीख जाते हैं, थीसिस जो है टाइप होती हैं पीएचडी की, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। तो काफी उसमें है। तो संवेदना जागृत करने, मतलब नीरस हो गया है इंसान, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहता। तो साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की संवेदनाएं जागृत होती हैं। साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे का दुख दर्द समझने की हमारे अंदर सामर्थ्य आती है। और खासतौर से महिलाओं को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि महिलाएं आज अपन देख रहे हैं, वृद्ध माता पिता हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ा है सब, क्योंकि हमारे अंदर की संवेदना बढ़ गई। लेकिन अगर महिला संवेदनशील होगी, महिला अगर ये सोचेगी कि नहीं हमारा जो दायित्व है बुजुर्गों के लिए वो सब होना है, तो बहुत अंतर आता है। साहित्य तो बहुत समय अनिवार्य आवश्यकता है। हर घर में अच्छी पुस्तकें होनी ही चाहिए। अच्छे विचार हमारे पढ़ने से ही बनते हैं। तो जैसे विचार हाँ जी बिल्कुल। तो साहित्य हमें सोचने का नजरिया देता है और एजुकेशन उस नजरिए को जीने का कॉन्फिडेंस देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, एक टीचर और रिसर्च गाइड के रूप में आपने कई लड़कियों का मार्गदर्शन किया है और उनके साथ काम किया है। आज की लड़कियों और रिसर्च स्कॉलर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और वो अपने करियर, परिवार और अपने सपनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकती हैं?
देखिए, जैसे मैंने आपको अपना खुद का उदाहरण दिया, इसी तरह से कोई भी लड़की जब कुछ करना के लिए घर से बाहर निकलती है या वो संकल्प लेती है कि हाँ, मुझे पीएचडी करना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, तो परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने इस समय ये है कि अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता, तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, है ना? तो क्योंकि परिवार का पूरा सहयोग, इसके अतिरिक्त भावनात्मक सपोर्ट, उसको प्रोत्साहन देने वाले होने चाहिए। परिवार के लोग ऐसे होने चाहिए कि नहीं के साथ ये लड़का है तो इसी के लिए सब होगा, ये लड़की है। तो ये बड़ी मतलब ऐसी सोच आज भी कई घरों में देखने को मिलती है, जहाँ बेटियों में और बेटों में ये सोचा जाता है कि नहीं। तो भावनात्मक सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की देखभाल भी वो करेगी तो भी कि भई अगर हम नौकरी करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ये होना चाहिए कि हाँ भई, परिवार वाले का चाहिए, छोटा बच्चा है तो दोनों चीज़ों को बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ। थोड़ा क्या होता है ना कि हम ना पता नहीं क्यों हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या हम अपने आसपास देख करके हमेशा इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि मतलब अगर हम करियर चेज कर रहे हैं और हमारे बच्चे हैं तो हमें दोनों में से ना एक को हमेशा चूज करने मतलब ऐसी नौबत आती ही है कि या तो बच्चे की अपब्रिंगिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है या करियर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसे में अगर परिवार ऐसा हो जो कि कहे कि नहीं तुम जाओ हम बच्चा संभाल लेंगे, अभी तुम्हें ये काम करना है जाओ जाके कर लो तब तक हम रख लेंगे, तो बहुत मैटर करता है। क्योंकि ना नहीं तो हमेशा दिमाग में यही बात चलती रहती है, पता नहीं सोया होगा कि नहीं, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, रो तो नहीं रहा होगा, मुझे याद तो नहीं कर बिल्कुल। रहा होगा, दिमाग में यही चलता रहता है। तो परिवार का सहयोग तो इसलिए जैसे हम लोग भी बच्चे छोटे थे, नौकरी करते थे। छोटी बिटिया तो जॉब में आने के बाद ही हुई है। लेकिन हमें एक निश्चिंतता थी। एक मेड हमेशा रखी कि ऐसा ना हो कि मम्मी-पापा को ये लगे कि भई हमें नींद आ रही है लेकिन बच्चा है इसलिए हम सो नहीं पा रहे। हाँ मेड हमेशा रखी और उन मेड को देखने के लिए मम्मी-पापा का होना ज़रूरी है। हाँ वो बिल्कुल क्या कर रही है बिल्कुल बच्चे के साथ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम्म। है ना? तो उससे क्या है बच्चे भी सफ़र नहीं करते और अपना काम भी हो जाता है इससे। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण का असली मीनिंग क्या है? आजकल ना वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब बहुत बहुत चर्चा का विषय है, जिसको ना देखो वही वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करता है। तो आपके हिसाब से इसका असला असली मीनिंग है क्या वुमेन एम्पावरमेंट का? बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत सामयिक है। देखिए, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? भई जो कमज़ोर होगा उसको ही तो शक्ति की ज़रूरत है। जो बिल्कुल। स्वयं शक्ति के आगार है, उसको कोई दूसरा क्या सशक्त करेगा? कई बार क्या होता है परिस्थितियों की वजह से हम अपनी उन क्षमताओं को, उन शक्तियों को जो है वो विसार देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब हम देखते हैं कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर महिला कोई लड़ने के लिए तैयार थोड़ी ना होना है। हाँ शक्ति का ये मतलब थोड़ी है कि हम जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे, नहीं। हम अपने जो कर्तव्य हैं, उनको निभाते समय अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे मतलब महिलाओं के कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं। उन प्राकृतिक गुणों को सहेजते हुए भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। ये नहीं कि आज हम नौकरी करने लगे तो हम जो है अपना शान दिखा रहे हैं घर वालों को, ये कर रहे हैं कि मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना पैसा लाती हूँ, तो ये चीज़ नहीं। महिलाओं को ईश्वर ने एक स्वाभाविक वो दी है, उसके अंदर दया, ममता, करुणा, है ना? बहुत सारी ऐसे गुण उसको दे के भेजे हैं कि उन गुणों की वजह से वो अपने परिवार वालों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल। और जब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, बड़ों का सहयोग, ये सब हमको जब मिलता है, तब हम आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने के लिए सब कुछ कर सकते हैं और अपनी जो एक अच्छी छवि है, जिसकी वजह से समाज हमारा सम्मान करता है, उस छवि को भी बनाते हैं। पति की कमाई है, तो ये नहीं कि ये तुम्हारी कमाई, ये हमारी कमाई। घर में जो पैसा आया, वो कॉमन चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम तुमसे अधिक कमाते हैं, कि हमारी पोस्ट तुमसे अधिक ऊँची है, ये क्या। ये बातें ऐसी होती हैं जो परिवार में डिफरेंसेस लाती हैं। जो क्लेश होता है घरों में, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका कारण सिर्फ यही होता है। अगर हम
पैसा कमा भी रहे हैं, तो भी हमको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारे पति हैं, मान लो उनकी सैलरी कम है, मान लो उनकी पोस्ट हमसे छोटी है, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके सपोर्ट के कारण ही आज हम कर रहे हैं, तो उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव हमेशा होना चाहिए, है ना? उनके लिए एक आदर का भाव हमेशा होना चाहिए, और कभी भी इस बात के लिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये हमारे पैसे हैं, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो जो भी दोनों की कमाई है, ले जाके अगर घर में बुजुर्ग लोग हैं उनके चरणों में रखो। जितनी आवश्यकताएं हम बच्चों के लिए समझते हैं, उतनी ही आवश्यकताएं हम अपने इन लॉज की भी समझें और उनको भी उसमें शामिल करें, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, बहू कमा रही है अगर, तो सम्मान भी तो उतना ही दे रही है। तो असली सशक्तिकरण क्या है? देखिए, हम रामचंद्र जी को ईश्वर का स्थान देते हैं, ईश्वर मानते हैं उनको। क्यों? शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों के समन्वय थे, वो तभी राम इतने प्यारे हैं। कहीं सौंदर्य में गुण, सौंदर्य क्या, कोई रूप रंग का सौंदर्य नहीं, गुणों का सौंदर्य, है ना? तो हमारे अंदर भी जो हमारे गुण है, वो साथ ही साथ शालीनता, विनम्रता, और जो हमारी अपनी शक्ति है, जो शक्ति समाज को दिशा देने के लिए भी है, जो शक्ति परिवार में नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए भी है, जो शक्ति परिवार में बुजुर्गों की सेवा करने के लिए भी है, जो भी हमारी सामर्थ्य है वो हमारी शक्ति है, और वो सामर्थ्य हमको ईश्वर ने दे के भेजा है ना? कृष्ण गुप्त जी ने लिखा है, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। तो नारी का तो सब सारे, मतलब जो भी संवेदनशील पुरुष हैं वो सब महिलाओं की, उसको बच्चों को अगर 2 दिन रखना पड़ जाए, 2 घंटे भी रखना पड़ जाए, तो उनको समझ में आ जाता है कि नहीं भैया, हमारे बस का काम नहीं है ना? तो अतिरिक्त सामर्थ्य उसको देके भेजा है ईश्वर ने, अतिरिक्त सहनशीलता देके भेजा है। तो हमारे वो ईश्वर प्रदत्त गुण हैं जिनकी वजह से हम समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, परिवारों में सम्मान प्राप्त करते हैं, उनको सहेजते हुए हमें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। कोई हमसे ये नहीं कहे कि तुम हमारी वजह से रोटी खाती हो, कोई हमारा ये इस तरह से कह के अपमान नहीं करे कि पड़ी रहती हो, करती क्या हो। तो ये सारे जो ताने, ये इन सब से जो है समाज को किसी भी चीज का जवाब मुंह से नहीं, अपने कामों से करके दिखाओ। बिल्कुल। तो वास्तविक सशक्तिकरण वही है जो हम अपने गुणों को सहेज के अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के आर्थिक रूप से उसका सहयोग करने के लिए, कि भाई घर के खर्चे एक तनख्वाह से नहीं होते, तो हम आपका सहयोग करने के लिए कमा रहे हैं, ये भाव बार बार उनके सामने आना चाहिए कि नहीं, हम अपनी 10 तरह की साड़ियाँ खरीदने के लिए नहीं, कि हमको इतनी तनख्वाह मिलती है तो हम इतने गहने नहीं। वो सब चीजें जो भी कुछ है सहमति से, जो भी कुछ है दोनों की आपस की, तो सौजन्य बना रहता है परिवारों में। जैसे आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे थे, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मेरा एक सवाल और मेरे दिमाग में आया। आपने आज से लगभग 20 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पे। उस समय जब वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इतना मेन स्ट्रीम टॉपिक भी नहीं था, तब आपने वो आर्टिकल लिखा था। तो उस समय आपका क्या, आपकी सोच थी, क्या आपका विजन था, क्या मोटिवेशन था जिसके चलते आपने इस टॉपिक पे जिसने आपको प्रेरित किया कि आप इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखें? देखिए क्या होता है, अपन जब समाज में रहते हैं तो अपने सामने हर वर्ग की महिलाएं आती हैं, है ना? और जरूरी नहीं है कि हर महिला सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में भी हो, तो मतलब बाहर जाके काम करे, ऐसा घर का। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो घर में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि हम जो है कुछ कमाएं, कुछ ऐसा करें जिससे। तो मेरे मन में ये बात आई कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे परिवार के जनों के सहयोग से बहुत सारे काम ऐसे कर सकती हैं, है ना? तो तब मैंने जो आर्टिकल लिखा था 20 साल पहले से, ठीक कह रही हैं आप, तो उसमें मैंने उन चीजों को लोगों के सामने लाना चाहा था, महिलाओं के सामने खासतौर से, कि आप घर में बैठे बैठे भी क्या कर सकते हो। जैसे हम लोग हैं वर्किंग वुमेन्स हैं, शाम को लौटते हैं, खाना बनाना है ना? अगर सब्जी कटी कटाई मिल जाए
ठीक है ना। तो छोटे गोहद में मेरी महंगाव में पोस्टिंग थी, गोहद में जाती रहती थी, हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो वहां मैंने देखा गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं, तो वहां मैंने देखा सड़क के किनारे किनारे सब्जियों की पौध बिकती है, वहां बैगन की पौध, टमाटर की पौध, ऐसा। तो मेरे दिमाग में आई कि अगर हमारे घर में छोटा सा भी एक वो है तो ये लोग घर में पौध बना बना कर बेच सकती हैं, हस्बैंड्स को या लड़कों को या घर के भाइयों को, किसी को। तो इस तरह से अपना थोड़ा बहुत शुरुआत कर सकती हैं। सब्जियां इकट्ठी खरीद के उनको काट काट के और उनके पैकेट्स बना बना के घर में सप्लाई करवा सकते हैं। आजकल तो ये देखने को मिलता भी है ना। तो अब हरी सब्जियां हैं, काटने छीलने का टाइम नहीं है, आपको साफ करी कराई मेथी मिल गई, साफ करी हुई पालक मिल गई, तो कितना हम लोगों के लिए हो जाता है ना। फिर अब तो खैर कोरोना के बाद बहुत आम बात हो गई है। तब मैंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा था कि अपने घर से हम लोग अपना क्लाउड किचन जैसे आजकल चल रहा है, तो इस तरह की बात। या बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जहाँ केवल आपको अपना फोन नंबर देना है कि यहाँ पर आपको 20 मिनट के अंदर खिचड़ी सप्लाई की जा सकती है, दलिया सप्लाई किया जा सकता है, तो वहाँ पे ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अब तीज त्योहार आए, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, गुजिया भी बनानी है, ये भी बनाना है, तो पकवान बना के त्योहारों पर वो कर सकती हैं। जो लोग कुछ हैंड प्रिंट वाला जो है या जो भी जिसमें कला है, स्वेटर बुनने से लेकर के, तो नहीं होता है आजकल, कहाँ लड़कियां जाती हैं स्वेटर बुनना, लेकिन बच्चों के लिए सूट बना के दे रहे हैं, रेडीमेड फ्रॉक्स वगैरह बना के तैयार करके दे रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम है। उसमें लगभग 64 की लिस्ट है जो मैंने उसमें लिखा था। तो अपना जो भी हुनर है, अपन उस हुनर को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं, घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो अपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। टाइपिंग अगर हमें आती है तो घर में कुछ नहीं, आजकल बैंक सब बैठे हैं, आइए लोन ले जाइए। अगर आपने अच्छे से टाइपिंग आती है तो घर में आप कंप्यूटर ले लीजिए, बैंक के सहयोग से 4 लोगों को और नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, लोग आके आप, तो घर में बैठे बैठे भी हम बहुत सा, जरूरी नहीं हम दूसरे की नौकरी करें। तो आपकी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो आर्टिकल बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जो जो बातें आपने बताई वो सारी आज होती दिख रही हैं। हाँ, हो सकता है। तो मतलब आपकी रीच बहुत थी उस समय। जो भी कुछ अपन लिखते हैं तो वो हमारी अपनी कुछ उसमें नहीं है, जो प्रेरणा आती है लिखवाती है, क्या पता समाज को किस चीज की जरूरत है। अपना काम तो लिखना है, अपन ने लिख दिया, बाकी चलिए इसी के साथ अब हम आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आज आपको भारत की हर बेटी, हर महिला और उनके पेरेंट्स से सिर्फ एक मैसेज शेयर करना हो, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? एक मैसेज, देखिए एक मैसेज अगर है तो वो जैसे एक मास्टर की होती है ना, जैसे सारे ताले खुल जाते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत है समाज में सकारात्मकता फैलाने की, है ना। नकारात्मकता तो अपने आप है। हम बस केवल ये कहते रहे कि यहाँ ये बिगड़ रहा है, यहाँ वो बुरा हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है। केवल अब इस सब का समय बीत गया। देखिए सुबह जब सूर्य उगता है तो कभी भी अंधकार से लड़ाई नहीं करता, वो केवल प्रकाश फैलाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे अंधकार अपने आप चला जाता है ना। इसी तरह हमको समाज में अच्छाइयां फैलाने की जरूरत है। हम छोटे छोटे बच्चों को घर में, जो हमारे अगली पीढ़ी को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो उनको हम अच्छी प्रेरक कहानियां सुना के, उनको हम अच्छे महापुरुषों के संस्मरण सुनाएं, हम उनके साथ ऐसी बातें शेयर करें जिससे कि उनकी सोच जो है वो सकारात्मक है। तो छोटे बच्चों की कविताएं, छोटी छोटी कहानियां, इन सब के माध्यम से अगर हम अगली पीढ़ी को तैयार कर सकें तो ये सबसे बड़ी जरूरत है, और ये महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुषों के बस की बात नहीं है। तो घर में दादी नानियां तो सुनाती थी कहानियां, तो वही चीज आज परिवारों में बहुत उसका अभाव हो गया है। तो आज हम लोग जिस भी हैं, जो भी हमारे रिश्ते हैं, उनमें आसपास के मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को भी, हम तो बाल संस्कार शालाएं भी चलाते हैं, तो इसमें कॉलोनी के 10, 12, 20 बच्चे इकट्ठे हैं, उनको साथ कहानियां सुनाना, उनको महापुरुषों के संस्मरण सुनाना, और ऐसी बातें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती उनमें संस्कारों का बीजारोपण करना, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसके लिए हमको जरूर आगे आना चाहिए, और
भारत की बेटी कहलाने का जो हम गर्व अनुभव करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो पहले हमें अपनी भारतीय जीवन शैली को अपने जीवन में, और वो हमारी सोच से, हमारी बातों से, हमारे विचारों जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है, और जैसा हमारा स्वभाव बनता है वैसे ही हमारा फिर चरित्र बन जाता है। तो सकारात्मक विचारों का प्रसार करना और अपनी भारतीय जीवन शैली के प्रति बच्चों का रुझान करना और पढ़ने में उनकी रुचि जागृत करना, ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो अगर परिवार में महिलाएं अपना लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हर काम ऐसा नहीं है कि आज हमने बीज बोया है तो हमें आज ही फल मिलेगा। ये दूरगामी परिणाम इसके जब सामने आएंगे तब पता लगेगा हाँ हमारा छोटा सा काम जो था वो कितना उसने बड़ा काम किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया बाल संस्कार शालाएं चलाते हैं, तो बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं कि बेटा बड़ों के चरण छुओ, तो बच्चे ऐसे नहीं कहते कि हम बड़, आजकल कोई बच्चे ऐसे केवल कहना नहीं मानते, तो क्यों? कि मम्मी पापा बेटा भगवान की तरह से नहीं, बच्चे ने कहा पैर तो भगवान के छुए जाते हैं, तो हमने कहा ये बताओ जब भगवान क्या करते हैं? कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो हमने कहा जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारी उंगली पकड़ के कौन बस में चढ़ाता है? जब तुम ऊपर नीचे कूदते हो तो कौन तुम्हारी रक्षा करता है? कि मम्मी पापा। तो मैंने कहा फिर वो भगवान हुए कि नहीं? उनका आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो लक्ष्मी जी आती हैं आपके घर कमल पे बैठ, कौन देता है? कि मम्मी पापा। इनका मम्मी पापा के पैर छुओगे? तो ये पूरी बात उसने घर पे जाके बताई होगी कि हमारी मैम ने ऐसे बताया। तो अगले दिन इत्तेफाक से उसकी दादी बाजार में मिली और मतलब उन्होंने मुझे मतलब बिल्कुल लिटरली आंखों में से उनके आंसू बह रहे थे, बोले कि मैं जीवन भर जो काम नहीं कर सकी वो आपने कर दिया। तो मैंने कभी मैं शायद पहली बार ही मिल रही हूँ आपसे। तो उन्होंने बताया कि उस बच्चे ने जो है जो भी कुछ शाम को डाइनिंग टेबल पे बताया, तो बोले कि अगले दिन जब मेरा बेटा ऑफिस गया तो वो मेरे पैर छू के गया। तो हमारा छोटा सा प्रयास कहाँ जाके असर कर रहा है ये हमको नहीं पता। मतलब हम लेकिन शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं और बड़े अपने आप शिक्षित हो रहे हैं, है ना? तो बस ये अच्छाई फैलाने का काम परिवारों में शुरू जरूर होना चाहिए, जो महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा जी, आज हमारे साथ आपने अपने अनुभव साझा किए, अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे चलिए, लिसनर्स से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको आज की ये बातचीत पसंद आई हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।